नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में एक बार फिर से सियासी बिसात बिछ चुकी है। लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद सभी दलों में बैठकों का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव की समीक्षा की जा रही है, विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार हो रही है और अपने अपने दावे और वादे भी नेता कर रहे हैं। चर्चा हम करने वाले हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सियासी गर्माहट कम नहीं हुई, बल्कि तेजी से सियासी पारा और भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने पर हैं। लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिला। दोनों दलों को 5-5 सीटें मिली। ऐसे में कांग्रेस दावा कर रही है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जब से ये लोकसभा का नतीजा आया है, इस प्रकार से आया है, लोगों ने साफ संकेत दिया है। नतीजे से संकेत मिलता है कि 36 बिरादरी हरियाणा की मन बना चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। तो वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में झूठ का सहारा लिया, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कमल खिलेगा और तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। लोगों के अंदर जो उत्साह है, जो जोश है, मैंने कहा है विधानसभा के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रभारी धर्मेंद्र जी और विप्लव देव जी के मार्गदर्शन के अंदर हम तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रहे हैं। इन दावों के बीच दोनों दलों की बैठकें भी चल रही हैं। प्रदेश स्तर पर तो बैठकें चल ही रही हैं, वहीं केंद्रीय नेतृत्व भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर काफी अलर्ट नजर आ रहे हैं। 26 जून को हरियाणा कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे और हरियाणा में चंडीगढ़ फतेह पर मंथन किया जाएगा। तो वहीं इस बार हरियाणा को लेकर बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कमर कस ली है। जहां जेपी नड्डा और अमित शाह दिल्ली में हरियाणा बीजेपी के नेताओं के साथ मंथन कर चुके हैं, तो वहीं 29 जून को कुरुक्षेत्र दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे और कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इन सब के बीच अन्य दल इनेलो और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ताल ठोकी जा रही है। तो वहीं सत्ता में सहयोगी रही 10 विधायकों वाली पार्टी जेजेपी की भले ही लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार हुई हो, लेकिन उसके बावजूद भी जेजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उचाना से ही चुनाव लड़ने की बात कही है। इस सियासी रस्साकसी में कौन बाजी मारेगा, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा, लेकिन सभी दलों ने इस सियासी दंगल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा हम करेंगे। रामराज्य शर्मा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, अजय चौधरी प्रवक्ता जेजेपी, रजत मंजेठा प्रवक्ता इनेलो और नरेश शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी से कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव की हम बात करें शर्मा जी, तो 10 से आप लोग 5 सीटों पर आ गए। वोट फीसद के मामले में भी कांग्रेस लगभग आप लोगों के बराबर आकर खड़ी हो गई है। अब आप दावा कर रहे हैं तीसरी बार भी सत्ता में आने वाले हैं, बीजेपी जीतने वाली है, लेकिन क्या वाकई लग रहा है इतनी आसान होंगे विधानसभा की राहें बीजेपी के लिए? देखो ज्योति जी, काट की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। भाई ये कांग्रेस पार्टी इनको बरगलाने में, झूठ बोलने में कामयाब रही। इन्होंने कहा कि संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है। इन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है। इन्होंने गारंटी कार्ड बांटे, झूठे गारंटी कार्ड के महिलाओं के खाते में, बहनों के खाते में भाई 1 लाख रुपए आ रहे हैं, सालाना 8,500 रुपए पर महीना आ रहे हैं। खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट, वो खटाखट फटाफट वाले अब टोए नहीं फिर रहे हैं, क्योंकि बहनें पीछे पीछे हैं, वो आगे आगे हैं। इन्होंने झूठा वायदा कराया और जनता में बहुत भारी पछतावा है। जनता पछता रही है, अपना आपको ठगा सा महसूस कर रही है और मैं समझता हूं कि आगे जनता इनकी बहकावी में आने वाली नहीं है। हमने काम किया है, काम के आधार पर हम जनता का आशीर्वाद लेंगे और ज्यादा मेहनत से और ज्यादा जनता की सेवा करेंगे और ज्यादा उनके नजदीक जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो अक्सर कहते रहते हैं, भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, मैं भी आपका हूं और आप मर्जी जब मेरे से मिल सकते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा,
ये सब कुछ आपका, आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए तो मैं समझता हूँ इसका भी बड़ा लाभ हो रहा है। जहाँ भी मुख्यमंत्री जी जाते हैं वह वहाँ पे विशाल जनसलाब उमड़ जाता है, युवाओं के हृदय शर्मा जी, अगर आपके 56 साल के बाद अनुसार आप कह रहे हैं कि बहुत काम करवाया, तो कैसे, जो कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने जनता को बरगलाने का काम किया, तो सरकार अगर काम करती है तो क्या लगता है विपक्षी पार्टी जनता को बरगला सकती है, झूठ बोल सकती है? और अगर लोकसभा में ये झूठ बोला गया, जनता ने यकीन भी किया, तो आप कैसे ही मान सकते हैं कि विधानसभा में ये झूठ नहीं बोलेंगे और विधानसभा में जनता इन पर यकीन नहीं करेगी आपके मुताबिक? देखो ज्योति जी, काठ की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। एक बार जनता, मैं खुद कहने लग रहा हूं, जनता अपना आपको ठगा महसूस कर रही है। और हमारे नए प्रभारी जी आए हैं, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, जो संगठन कौशल हैं, बहुत अनुभवी हैं, और उड़ीसा में भी वो उनका सेवाओं का लाभ हुआ। 25 साल के बाद में उनकी बीजू पटनायक जी की जो सरकार थी, वो बीजू जनता दल की, नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री जी, 25 साल उनकी सरकार रही। 25 साल के बाद में अब हमारा सरकार आई है वहां पे, और सह प्रभारी आदरणीय विपुल देव जी हैं, जो बहुत ही संगठन कौशल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एमपी राज्यसभा हैं। तो इस जोड़ी का भी हमारे को लाभ होगा। और आदरणीय अमित शाह जी, जो चाणक्य की भूमिका में हैं, वो हमारी मीटिंग लेंगे 29 तारीख को। तो मैं समझता हूं वो जीत का मंत्र देंगे और ज्यादा हम जनता के सामने जाएंगे। और ऐसे ऐसे काम किए हमने, जो 3 पीढ़ी जिसकी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। अपना आप में ये गौरव की बात है, ये हमारी सरकार ने किया। 5 लाख तक का बीमा हमारी सरकार ने किया, और आगे भी देवतुल्य जनता नौकरी वाला भी एक मुद्दा है जिसमें अदालत से झटका मिला है सरकार को। हालांकि अब सरकार कह रही 2 महीने के भीतर 50,000 नौकरियां देंगे, वो भी एक मुद्दा अपने आप में। बजरंग जी, दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, मंथन हो रहा है, समीक्षा की जा रही दीपक बाबरिया की ओर से, तो क्या जो भीतरघात की बातें हैं, क्या जो उठापटक पार्टी में चल रही है, हरियाणा कांग्रेस में चल रही है, उसको लेकर भी मंथन होगा कि इसका आखिर क्या समाधान निकाला जाए विधानसभा चुनाव से पहले? देखिए ज्योति जी, मीटिंग सिर्फ जो आगे विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने हैं उसके अंदर कैसे रणनीति बनाई जाए, इस निकम्मी भ्रष्ट और झूठी जुमली सरकार से जो जनता दुखी है, इससे राहत दिलाने के लिए प्लानिंग बनेगी। ये जरूर है कि हमें उम्मीद थी कि सीटें लोकसभा में ज्यादा आए, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री और हम 0 से, अरे चुप हो जा यार, चुप हो जा, चुप हो जाओ, बीच में मत बोल लो, सुने करो किसी को। अरे मेरे आप भ्रष्टाचारी कहोगे, हम चुप बैठेंगे क्या? हम चुप, आप दूसरे को ऊपर आरोप लगाओगे, पहले अपने गिरफ्तार में जाकिए, पहले अपने गिरफ्तार में जाकिए आप। अरे भ्रष्टाचार की आपकी पार्टी तो गंगोत्री है, गंगोत्री। सेक्शन 4(6) का नोटिस समाज सस्ते भाव में किसानों की जमीन हड़प ली और महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दिया। रामराज जी, क्या परेशानी है? क्या क्यों बोल रहे हैं बीच में? आपके टाइम में कोई बोला था क्या? मैंने किसी को नहीं किया था? ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे तो आप भी इनकी तारीफ नहीं कर रहे थे, आप भी इन पर आरोप ही लगा रहे थे झूठ बोलने के। ये नहीं चलेगा, आप दूसरे के बारे में बोलेंगे। नहीं, ये तो फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री पार्टी, वो आरोप लगा ही रहे ना, भ्रष्टाचार तो पहले से लगा रहे, क्या नया है इसमें? और ये क्या बात है, आप बोलने नहीं देंगे अगर ये आरोप लगाएंगे? आप शांत होकर सुनिए। देखिए ज्योति जी, हम 0 से 5 पर आए, ये 10 से 5 पे आए। ये कहते थे अब की बार 400 पार, और आपके सामने इनकी हालात क्या रही। इन्होंने झूठ और जुमले फेंकने की कोई कसर नहीं करी। लोकसभा चुनाव में भाई को भाई से लड़ाने के लिए, हरियाणा में जाट नॉन जाट करने के लिए, देश में हिंदू मुसलमान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद भी इनकी एक नहीं चली। कभी भी इन्होंने, कभी डिबेट देख लो या कोई चीज देख लो, ना ये महंगाई पे बात करेंगे, ना बेरोजगारी पे बात पार्टी के भीतर घात को लेकर या लोकसभा चुनाव के बाद जो भगदड़ मची है पार्टी में, उसका कोई समाधान है क्या हाईकमान के पास? मैं वो पूछ रही हूँ आपसे।
टिकट बटे उस टाइम भी चुनाव का प्रचार हो रहा था, उस वक्त भी चुनाव खत्म हो चुका कि अब भी आपकी पार्टी के नेता ही खुद टिकट वितरण को लेकर सवाल उठा रहे हैं। किरण तो पार्टी छोड़कर चली गई है और कई नेताओं की हमदर्दी भी उनके साथ है कि उनके साथ गलत हुआ था। तो मेरा सवाल आपसे ये था, ये जो तमाम चीजें हैं क्या इनका कोई सोल्यूशन है क्या, या विधानसभा चुनाव तक ये सब चलता रहेगा कांग्रेस में? सोल्यूशन बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। एक नेता चला गया, 16 भारतीय जनता पार्टी के नेता लिस्ट में दे देता हूं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुकी है। 63 अदर पार्टियों के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी इन दिनों के अंदर ज्वाइन की है। लगातार जो नू बताइए, दुश्मन घर के बाहर बैठा है, कोई खतरा नहीं। घर के अंदर कोई दुश्मन बैठा है और वो नुकसान करे, वो सबसे माड़ा है। मैं खुले तौर पे आपके चैनल पर रोक लगा रहा हूं। जिस प्रकार मनोहर लाल जी ने एक बयान दिया था, किरण चौधरी जी जब ज्वाइन कर रही थी, मतलब तन तो था कांग्रेस के अंदर, मगर उनकी आत्मा हमारे पास थी। हमने भी मान लिया भाई। जिस प्रकार किरण चौधरी ने लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर साठगांठ करके कांग्रेस पार्टियों के खिलाफ काम किया, प्रत्याशियों के खिलाफ किया, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की मदद करी, ये था बाहर रह के बाहर जाना ही ठीक था। बाहर क्यों गई है, उदाहरण दे देता हूं आपको। मैं आज तक मैंने बोला नहीं, पता लग चुका था। जिस प्रकार रामदास सिंह जी ने खुले प्रूफ देकर आरोप लगाए कि मेरी खिलाफत करी है, भाई जयप्रकाश का इशार लोकसभा क्षेत्र के अंदर भवानी खेड़े के अंदर खुली खिलाफत करी है, पता लग चुका था। जिस प्रकार लोकसभा टिकट नहीं मिली, अगली विधानसभा टिकट भी नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गई है। और एक बात कहता हूं, ज्योति जी, आज जनता के अंदर इतनी बड़ी भारी नाराजगी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए है। आज किसान दुखी, सरकारी कर्मचारी दुखी, छात्र दुखी, सरपंच दुखी, आंगनबाड़ी महिलाएं दुखी, दुड़ा कर इन्होंने पिटा। 750 किसान इनके राज में शहीद हो गई। महंगाई की मार और यहाँ तक कि दुनिया भर की समस्या प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर 2.5 साल से जनता सड़कों पर लग रही है। प्रॉपर्टी आईडी घोटाला, प्रॉपर्टी आईडी घोटाला आपके राज के अंदर। चलिए, आप बात मुद्दे पर बात पूरी कर चुके हैं। आपके राज में दान घोटाला मुद्दे जो बात भाई साहब नाराज हो रहे थे ना, मैं घोटाला गिनाता हूँ। खनन घोटाला FIR दर्ज है, आपने दर्ज कर रखी है। आपके राज में घोटाला हुआ, SIT भी आपके सरकार ने दर्ज कर रखी है। आज तक मुख्य आरोपी पकड़े नहीं गया। ये चलिए, मैं जेजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। अजय जी, सारा सरकार लोकसभा में पार्टी की बहुत बुरी हार के बाद चलिए जेजेपी का रुख करें, उससे पहले पंजेटा जी, क्योंकि सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हैं, इनेलो की विधानसभा को लेकर क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि लोकसभा में आप लोगों का प्रदर्शन भी बिल्कुल संतोषजनक नहीं था। विधानसभा में पिछले विधानसभा से बेटर कर पाए या इस बार की लोकसभा से कुछ अच्छा कर पाए, इसके लिए क्या रोड मैप है पार्टी के पास? देखिए ज्योति जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जो परिणाम है वो हमारे भी जो हम अपेक्षा कर रहे थे उसके अनुसार नहीं आए। और उसकी वजह भी है क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने अगर गंभीरता से किसी राजनीतिक दल ने हरियाणा के अंदर शोषित वर्ग के, वंचित वर्ग के, कर्मचारियों के, छोटे व्यापारी के अगर मुद्दे उठाए हैं सड़क से लेकर अगर विधानसभा के पटल तक अगर हमने किसी पार्टी ने अगर गंभीरता से काम किया है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल ने किया है। उसके बावजूद हमारे पक्ष में जो परिणाम आने चाहिए थे वैसे नहीं आए। कुछ ना कुछ उसमें कांग्रेस ने भी चाल चलने का काम किया है। जब हम गठबंधन के लिए बोल रहे थे कि भाजपा को 10 की 10 सीट हरानी है तो गठबंधन कर लीजिए,
तो हमारी पेशकश को ये कह के बार बार ठुकराया गया कि नहीं हम अपने आप में सक्षम है, और हरियाणा की जनता को ये बोला गया कि नहीं हम अपने आप में सक्षम है, 10 की 10 जीतने में सक्षम है, बार बार ये बोला गया। हमारे को भी इन्होंने नीचा दिखाने का काम किया, लेकिन उस चक्कर में हमने कहा था आप भाजपा को जितवा देंगे 5 सीट, और परिणाम वही हुआ। भाजपा की एक भी जहां सीट नहीं आनी चाहिए थी, इतनी 10 साल की इंडियन इनकम्बेंसी थी, उसके बाद भी भाजपा को गठबंधन ना करके 10 में से 5 सीट जितवाने का काम किया। आप दूसरों को वोट काटू बोल बोलकर अगर आप इलेक्शन ऐसे ही लड़ेंगे तो आपका यही हशर होना था। लेकिन चलिए जो हुआ वो सो हुआ, लेकिन जो हरियाणा की जनता की असल में किसी ने लड़ाई लड़ी है मुद्दों के ऊपर, तो इंडियन नेशनल लोकदल ने लड़ी है। इंडियन नेशनल लोकदल ने क्या गलत किया? क्या इस्तीफा देके गलत किया? क्या किसान आंदोलन में लगातार बने रहने में कोई गलत काम किया? या जब फसलें नहीं बिक रही थी तब चौधरी अजय सिंह जी ने किसानों की आवाज बुलंद करने का काम किया, कोरोना काल में काम किया? हमने गलत क्या किया? हमने कोई काम गलत तो नहीं किया, जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो हमने किया। कांग्रेस को हमारे को देखने के बाद भी नहीं कर पाई। आपने गलत कुछ नहीं किया, लेकिन अब तक जो किया वो कम से कम जीत के लिए तो काफी नहीं था। अब गलत किया, ठीक किया, लेकिन अब अलग क्या करेंगे? अलग क्या करेंगे? क्योंकि 20 साल का सत्ता में आने के लिहाज से तो सूखा आ गया आपकी पार्टी के पास, 20 साल हो जाएंगे। मैं मानता हूँ ज्योति जी, आप सुनिए तो सही। हमने जो ये इलेक्शन था वो 2 धड़ों में बट के रह गया। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी जनता ये कन्विंस करने की कोशिश करी कि आप जो विरोध वोट योगदान नहीं, कांग्रेस का कुछ नहीं है इसके अंदर। ये सारा जो वोट पड़ा है ये मोदी जी की पक्ष में और मोदी जी को हराने के लिए, सत्ता के विरोध और सत्ता के पक्ष में 2 धड़ों में वोट गया है सारा का सारा। और उसके बाद भी अगर कांग्रेस हराने में सक्षम नहीं है भाजपा को, देखिए ये कांग्रेस का एक बेस्ट एफर्ट था, ये जनता को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है। अगर ये परिणाम को प्रत्यक्ष को परिणाम की जरूरत नहीं होती, और जो परिणाम आए हैं लोकसभा के उससे साफ जाहिर हो गया। पूरा जोर कांग्रेस का लग गया था। मैं इसमें हरियाणा कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है, मैंने पहले भी बोला। ये सारा का सारा जो भी हुआ ये राहुल गांधी की, चाहे आप वो पदयात्रा का लगा लीजिए, ये बेस्ट था, इसके ऊपर कांग्रेस नहीं दे सकती थी। फिर भी सारा बेस्ट देने के बाद भी 3 फिगर्स में भी कांग्रेस नहीं है, 100 का आंकड़ा भी कांग्रेस आज लोकसभा में नहीं हो पाई। एक सवाल आगे बढ़ूंगे, उससे पहले एक सवाल आपसे और, क्या इनेलो का भी बेस्ट था जो अभी किया? नहीं, देखिए इंडियन नेशनल लोकदल, मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये सेंटर का चुनाव था। आप इसको स्टेट के साथ जोड़ के मत देखिए। हमने अपना देश हम निरंतर देते रहे। आप हमें बताइए इंडियन नेशनल लोकदल की कमी क्या रह गई? कमी तो जनता का एग्जाम सत्ता के साथ थे। क्या हमने सत्ता के ऑफर को नहीं ठुकराया? हमने जनता की लड़ाई लड़ने का काम किया, विपक्ष में ईमानदारी से बैठने का काम किया। अगर ईमानदारी से बैठे हैं सारा कुछ है, और लोकसभा के अगर 2 धड़ों में चुनाव बच के रह गया और उसके बाद भी वो सफिशिएंट नहीं था, तो ठीक है। आज ये थोड़ी ना कि मोदी के नाम पे वोट डालनी है। आज हमारी लड़ाई सीधा कांग्रेस के साथ भी है, उस कांग्रेस के साथ है जो अंदर से मिली हुई है, उस कांग्रेस के साथ है जो सरकार गिराने की बात करती है और राज्यसभा में शिक्षा करती है, उस कांग्रेस के साथ है जो अपना बैलेट पेपर खारिज होती है, शाही कांड के अंदर अपने विधायकों के वोट रद्द कराती है। आज भाजपा के साथ अगर अंदर से कोई मिला हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये हरियाणा की जनता को समझना पड़ेगा। आपस में मिली भगत करके, साठ गांठ करके 5 सीटें दोनों में आपस में 5-5 सीटें बांट ली। क्या ये लोग सत्ता को बार 46 सीटों के साथ यही कहते हैं कि हम 40 सीटों पे जाते जीतते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि हम भाजपा को हराएंगे? ये भाजपा को हराने का काम नहीं करेंगे। आपस में फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। आज अगर इंडियन नेशनल लोकदल, मैं खत्म कर रहा हूँ, आज अगर क्षेत्रीय दल हरियाणा के, क्या हरियाणा के हक के लिए, हरियाणा के हित के लिए कोई ना कोई सेंटर को मजबूर करते, चाहे हरियाणा का किसानों का कर्ज माफ कराने के लिए करते, या कोई भी ऐसा निर्णय ले देते, चाहे एसवाईएल का निर्णय हो, ऐसी कोई लड़ाई अगर क्षेत्रीय दलों को ये कहते खुद तो इन्होंने देख के कुछ करना नहीं। आप मुझे बताइए, क्या जनता की जिसने भी वोट डाला, चाहे कांग्रेस के पक्ष में डाला चाहे भाजपा के पक्ष में डाला, उनके जीवन में ऐसा क्या बदलाव हो गया? कम से कम अगर नीतीश जी या चंद्रबाबू नायडू जी अपने क्षेत्र के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई लड़ाई लड़ेगा, एसवाईएल का पानी आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। मैं अभी जेडीपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। क्या सुधार हुआ है? क्या सुधार हो गया वोट डाल के? लोकसभा चुनाव में बहुत बुरी हार के बाद पहली बार उचाना पहुंचे दुष्यंत चौटाला। ये कह रहे हैं कि उचाना से ही इस बार भी चुनाव लड़ने वाला हूं, तो क्या इस बार जीत की उम्मीद है? हालांकि वीरेंद्र सिंह परिवार बार बार ये कहता रहा लोकसभा चुनाव से पहले कि इस बार दुष्यंत उचाना से चुनाव नहीं लड़ने वाले। ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको
मेरे प्रवक्ता साथी बैठे हैं, सभी को नमस्कार। और आपका चैनल देखने वाले हरियाणा प्रदेश के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी बताया और इससे पहले बार बार किसी चुनाव इस बात को बिल्कुल क्लियर करते रहे हैं कि मेरी कर्म सब्जी उचाना है और मैं उचाना से ही चुनाव लड़ूंगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी क्या कहते हैं, कोई दूसरा पॉलिटिशियन क्या कहता है, इससे पहले अवैध चौटाला जी ने भी ये कहा था कि उचाना से इलेक्शन में उचाना से इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन किशन चौटाला का स्टैंड इस बात के लिए शुरू से क्लियर है कि मैं उचाना से ही इलेक्शन लड़ूंगा। और आज जिस तरह का जोश और उमंग कार्यकर्ता हूँ मैं देखने को मिले, आपने भी देखा होगा टीवी पर साथियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि जबरदस्त उत्साह उमंग आज उचाना के कार्यकर्ताओं में तो कहीं देखने को ये लगा है नहीं कि उचाना में हम इस तरह से आ रहे हैं। बिल्कुल जोश के साथ पहली मीटिंग की शुरुआत भी उचाना से की गई है और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छी पार्टी का प्रदर्शन हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। नरेश जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ आप लोगों ने मिलकर लड़ा और पहला ये मौका था, मैं बार बार कहती हूँ, जब आप लोग अच्छी फाइट सामने वाली पार्टी को यानी बीजेपी को दे पाएंगे। विधानसभा में चूंकि राहें अलग अलग हैं, आपको लगता है कभी जिस हरियाणा ने मौका नहीं दिया, कभी आप लोगों की जमानत नहीं बच पाई, इस बार कोई कमाल दिखा पाएंगे? जी ज्योति जी नमस्कार, सभी साथी नमस्कार। और हम जो है चुनाव आपने देखा कि विचारधारा के ऊपर चुनाव लड़ते हैं और हर क्षेत्र के ऊपर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि आज तक ऐसे मुद्दे कभी किसी पार्टी ने लड़े। कोई शिक्षा के ऊपर काम करता था, रोजगार के ऊपर काम करता था या बिजली कानून के ऊपर कोई भी काम करता था, किसी भी पार्टी ने इन मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं की। लेकिन आपने देखा कि आम आदमी पार्टी शिक्षा के अंदर जो सुधार किया, आपने देखा दिल्ली के अंदर जो रिजल्ट आया अभी 10th और 12th का, पहले जो हमारा था 94 पॉइंट समथिंग था, जिसके अंदर सरकारी स्कूलों को मैं बता रहा हूँ आपको, और अभी जो है करंट का 96.4% रिजल्ट आया जो सरकारी स्कूलों का। हमने देखा इंप्रूवमेंट। जो लोग बोलते थे कि आज तक शिक्षा का जो है जो इम्प्रूव नहीं कर पाए थे, आम आदमी पार्टी ने वो कार्य करके दिखाया। फिर आप दूसरा आ जाइए कि बिजली के लिए, बिजली आप देखते हो कि हम लोग फ्री का जो था बिजली फ्री दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हरियाणा के अंदर बिजली नहीं दे पा रहे। चलिए, रिजल्ट कितना परसेंट आया नहीं आया, हरियाणा में अब तक आप लोगों का वोट परसेंट कितना आया और उसे बढ़ाने के लिए क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि खबरें तो लगातार सामने आ रही हैं। आज की भी मैं बात करूं, जब हम डिबेट कर रहे हैं, बहुत सारे आपके पार्टी नेता पार्टी से किनारा कर रहे हैं, पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ पाए, इसके लिए आप लोगों की क्या रणनीति रहने वाली है इस बार? अलग नहीं, आप ये देखिए कि आज ही हमारी जो है, आपने देखा करनाल के अंदर रैली थी, उसके अंदर चुनाव की बिगुल बच चुका है। चुनाव की तैयारियों को लेकर जायजा लिया और कार्यकर्ता मीटिंग थी। कार्यकर्ता मीटिंग के अंदर हर कार्यकर्ता, ये सिर्फ हमारी कार्यकर्ता मीटिंग के अंदर सभी कार्यकर्ताओं ने पूर्ण रूप से भाग लिया और सबसे जिम्मेवारी दी गई है कि हमें चुनाव किस स्तर पर लड़ना है और किन मुद्दों पर लड़ना है हरियाणा के मुद्दे के ऊपर, और आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। और अभी जो बात कर रहा था कि पहले बिजली के लिए बिजली आंदोलन, हमने पहले देखा कि हर घर के अंदर हमने बिजली आंदोलन जो हरियाणा के अंदर था, पहले बिजली के लिए बीजेपी सरकार ने सब्सिडी दी, लेकिन वो बिजली जो है सब्सिडी वापस ले ली। लेकिन क्या हरियाणा के लोगों के लिए बिजली की सब्सिडी देना कुछ दिनों के लिए और फिर उसे वापस लेना ये जायज था? क्या ये सरकार नहीं दे सकती कि बिजली सुचारू रूप से? क्या किसानों को बिजली को टाइम पे नहीं दे सकती? यहाँ इंडस्ट्री को भी इन्होंने बुरा हाल कर रखा बिजली के लिए। फिर हमने आपने देखा कि परिवार जोड़ो अभियान चलाया था। हम हर एक परिवार के पास गए थे, एक घर के अंदर गए और उनसे उनकी समस्याओं का जायजा लिया। तो हमने जो अपना फीडबैक है, जो हमने सर्वे इकट्ठा किया, डेटा दिया, उसके ऊपर हम लोग चुनाव में जाएंगे और जनता के बीच जाके इन मुद्दों के ऊपर काम करेंगे। और बाकायदा आम आदमी पार्टी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर काम करने के लिए आपने देखा, जैसे कि अभी आपने देखा था कि कुरुक्षेत्र के अंदर हम मिलकर लड़े चुनाव और कहते कि हम गठबंधन के अंदर मजबूती से चुनाव लड़े थे। और चुनाव लड़ने के बाद में आप देखोगे कि एक मजबूती से चुनाव लड़ने में हमारा जितना भी पार्टी का सहयोग था सभी लोगों ने साथ दिया, इसमें कांग्रेस का भी, और एक मजबूती से साथ हम लोग चुनाव लड़े थे। ठीक है, यही सभी मुद्दों के ऊपर हम लोग पार्टी जो है हमारी भी चुनाव के अंदर आ रही है और बाकायदा हरियाणा के अंदर एक नई क्रांति लेके आएंगे और हम लोग सब जो है बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। शर्मा जी, 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें, अनिल विज और बनवारी लाल के अलावा सारी कैबिनेट लगभग हार चुकी थी। इस बार के लोकसभा चुनाव की बात करें तो ज्यादातर मंत्री लीड नहीं ले पाए हैं अपने हलकों में। तो जब आपकी पार्टी मंथन कर रही है, बैठक कर रही है, क्या इस बात को लेकर भी मंत्रणा हो रही है कि बड़े नेता अपनी सीट बचाएं ही बचाएं, जीत हासिल करें, इसे भी सुनिश्चित किया जाए? देखो ज्योति जी, मैंने जैसे आपको बताया, हमारा चिंतन मंथन चलता रहता है और माननीय गृह मंत्री जी जो एक चाणक्य की भूमिका में हैं, वो आएंगे, हमारी मीटिंग लेंगे 29 तारीख को
और हमारे को जीत का मंत्र भी देंगे, हमारे संगठन की बैठक भी लेंगे और फीडबैक भी लेंगे। और जहां तक हमारे हरियाणा का सवाल है, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ये समय बलवान होता है, ये काट की अंडी एक बार चढ़ गई, कांग्रेस की आगे चढ़ने वाली नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया भाई, इन्होंने कहा संविधान खतरे में, कहां संविधान खतरे में? इन्होंने कहा आरक्षण खत्म किया जा रहा है, कोई आरक्षण को खत्म कर सकता है क्या? ये झूठ बोलने में कामयाब रहे। फिर उन्होंने कहा, बहनों को बहका दिया कि 8,500 रुपए महीना बहनों के खाते में आएंगे, भाई 1 लाख रुपया सालाना आएंगे, खटाखट फटाफट वाले वो टोए नहीं फिर रहे, वो भागे भागे फिर रहे हैं। भाई जनता पीछे पीछे, बहने पीछे पीछे, वो आगे आगे। तो ये झूठ बोलने में कांग्रेस माहिर है और एक बार ये झूठ इनकी कामयाब होगी। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और बहुत ज्यादा पछतावा है जनता का, क्योंकि हमारी सरकार ने काम ऐसे करे हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी आप देखते होंगे, वो जनता के बीच में रहते हैं और हर दिन उनके दौरे रहते हैं और जनता का बहुत भारी स्वागत जनता उनका कर रही है। बहुत भारी प्यार मिल रहा है, जनता का सहयोग, आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं समझता हूं तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी केंद्र की बात ही, और नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि कई काम हमने ऐसे किए, जैसे 5 लाख तक का इलाज है वो फ्री किया। ओबीसी समाज का कल ही मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण बढ़ा दिया और जो वो लिमिट थी ये क्रिमिलेयर में 6 लाख से 8 लाख कर दी और उनका कोटा बढ़ा दिया। स्पेशल भर्ती करके उनका जो रिक्त स्थान है वो भर दिए जाएंगे। ये मैं समझता हूँ ये अपना आप में भी ओबीसी समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। SC BC है, 36 बरादरी है, ओबीसी समाज है, सब समाज हमारे साथ है। और किसानों को उपज का सबसे ज्यादा भाव हम हरियाणा में दे रहे हैं और 14 फसलों पे हम MSP दे रहे हैं, MSP के आधार पर खरीद रहे हैं। और आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, जैसे मैंने पहले आपको बताया, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, एक गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये भी अपना आप में गौरव की बात है, क्योंकि किसान मजदूर के पास तो देने के लिए तो होता ही नहीं, क्योंकि वो खुद उपज उनकी आय औरों के मुकाबले में, पूंजीपतियों के मुकाबले में बहुत कम होती है। और पहले तो खर्ची पर्ची चलती थी। कांग्रेस में इतनी गुटबाजी आप देखते होंगे, भाई शैलजा बहन जी का गाना आपने देखा होगा। कांग्रेस में भी कई कांग्रेस हैं, कहीं शैलजा कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं वो रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है। तो किरण बहन जी का इन्होंने क्या नाम है, तिरस्कार कर दिया था एक तरह से। भाई उन्होंने, वो स्वाभिमान वाली हैं औरतें, भाई वो बड़े सिटिंग MLA हैं, 5 बार विधायक रह चुकी हैं, केंद्र मंत्री रह चुकी हैं। चौधरी बंसीलाल जी की पुत्रवधू हैं, वो केंद्र में मंत्री रहे हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री। अपना आप में ऐतिहासिक परिवार है। जिस तरह से इन्होंने उसका अपमान किया, तो मैं समझता हूँ स्वाभिमान वाला व्यक्ति ये चीज स्वीकार नहीं करेगा। आगे भी बहुत लाइन लंबी है, आगे भी कांग्रेस में और टूट होने वाली है, जो बहुत जल्दी भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं इनके नेता और भी। तो कांग्रेस में जिस तरह से ये एक व्यक्ति विशेष की चल रही है, कोई उनको बाईपास करने की कोशिश करता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। पहले अशोक तंवर के साथ में क्या हुआ, आप देखिए, आपके सामने उदाहरण है। एक दलित का बेटा, उसने कोशिश की थी और राहुल गांधी का दोस्त था, कोशिश की थी राहुल से दोस्ती निभाने की, इनको बाईपास करने की, तो उसका सिर फोड़ दिया, उसको बाहर निकाल दिया। तो जैसे इनके ऑब्जर्वर आए थे, ऑब्जर्वर गो बैक, जैसे साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे। फिर देवतुल्य जनता जनार्दन के इनके राष्ट्रीय, तो चलिए फिर आप तो अब कह रहे हैं कि कांग्रेस के और भी नेता आएंगे। राहुल के दोस्त तो बीजेपी में आ गए, आप कह रहे हैं और भी नेता आएंगे। तो फिर क्या फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में? तो मैं तो खुद कह रहा हूँ, नहीं कांग्रेस से बीजेपी, उस टाइम में राहुल के विरोधी कहते हैं कांग्रेस ही बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, आपने जो कहा उसी से जुड़ा एक सवाल है मेरा कांग्रेस से। बजरंग जी, आप मनोहर लाल के बयान का हवाला देते हुए कह रहे हैं, एक तो किरण को आपने दुश्मन कहा कि घर में बैठा दुश्मन ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर वो दुश्मन थी तो ऐसा तो नहीं कि कुछ और दुश्मन भी हैं अभी पार्टी में। दूसरा, आप मनोहर लाल के बयान का हवाला देते हैं कि तन उनका भले ही कांग्रेस में था लेकिन आत्मा उनका मन बीजेपी में था। क्या कुछ और नेता तो नहीं है जिनकी आत्मा बीजेपी से जुड़ी है या बीजेपी में जाने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता को तो कम से कम ये कहना है कुछ और नेता भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं। ज्योति जी, ये मैं नहीं कह रहा,
ये खुद मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था। मैं तो उनकी मुंह की बात जनता को बता रहा था भी क्या स्थिति थी, कैसा खेला खेला जा रहा था। जहां रही आगे विधानसभा चुनाव की बात, कांग्रेस पार्टी घर घर जनसंपर्क कर रही है। कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता फील्ड के अंदर उतरा हुआ है, विधानसभा चुनाव के लिए जुटा हुआ है। और हमारी 22 के 22 जिलों के अंदर कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं लगातार, और 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारी रैलियां होगी। जुलाई में वो शुरू हो जाएगी। आज जनता जो है कांग्रेस की तरफ देख रही है, भाई कांग्रेस को लाना है, हरियाणा को भगाना है और हरियाणा को बचाना है। आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिक्कतें हो रही है और जगह जगह आप देख रहे हो किस प्रकार ये गोली कांड हो रहे हैं, दुकानों पर बैठे आम व्यापारियों से गोली चलाकर अपराधियों द्वारा फरोख्ती मांगी जा रही है। कल भी 5 करोड़ की फरोख्ती हिसार के अंदर महिंद्रा शोरूम का अनिलों का एक सीनियर नेता राम भगत गुप्ता जो बहुत सीनियर नेता था, उसके शोरूम पे मैं आज भी गया, कल भी गया, 5 करोड़ की फरोख्ती मांगी, 50 लाख की फरोख्ती। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है और बड़ी परेशानी है हरियाणा में इन दिनों। ये एक बड़ा मुद्दा है हरियाणा में इन दिनों, जिस पर वाकई सरकार को काम करने की जरूरत है। फरोख्ती मांगी जा रही है। मैं कहता हूं आज आम जनता, आम व्यापारी, आम उद्योगपति मतलब अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। आज हरियाणा सरकार लाइन ऑर्डर की स्थिति के लिए पूरी तरह से फैल सिद्ध हो चुकी है। एक किस्म की अपाही जिसको बोल सकते हैं वो हो चुकी है। आप देखिए दिन दहाड़े आप वीडियो देखोगे, मैं मौके पे 5 मिनट पूछा, खुलेआम 3 अपराधी आते हैं शोरूम के अंदर, चिट्ठी देते हैं और वहीं गोली चलाते हैं। कम से कम 30 राउंड फायरिंग करके चले जाते हैं। ये है हरियाणा की कानून व्यवस्था की स्थिति। और ये कहते हैं हमारे समय में राम राज है, हमने जनता के लिए ये कर दिया, हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी। मगर खर्ची पर्ची की क्या जरूरत होती थी जब टेंकियों में भर कर कांड को भूल के क्या? अरे दलित भाइयों ने क्या कसूर कराया था ललितपुर कांड के भूल के क्या गिरफ्तार? अरे सुन लो रामराज जी, यूँ तो देखिए हर सरकार में अलग नहीं अलग अलग अगर बात करेंगे कौन सा कांड हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, जो रूटीन में कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाएं हैं उन पर तो प्रशासन और सरकार को गंभीर होना चाहिए, कोई भी पार्टी हो फिर सत्ता में। ये अलग अलग आप बात करेंगे कौन सी सरकार में क्या हुआ, तो बहुत सारे उदाहरण है हमारे सामने। हर एक सरकार का कुछ न कुछ मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, कानून अकेले कानून व्यवस्था को लेकर हम चर्चा करने के लिए भी नहीं बैठे हैं, क्योंकि ये जनता से सीधे जुड़ा मुद्दा है। उसको लेकर बजरंग जी आपने बात कह ली है। अब एक बार फिर से आप मुद्दे पर आइए। एक तो आपकी पार्टी के भीतर के कुछ नेता ये मान रहे हैं कि कांग्रेस पिता पुत्र की पार्टी हो गई है। बीजेपी भी बार बार इस बात को स्थापित करने का प्रयास कर रही है। और जेजेपी भी बार बार कहते हैं कि पिता पुत्र की पार्टी हो चुकी है। तो ये एक तरह से टैग लग चुका है। इसे हुड्डा साहब कैसे हटा पाएंगे और क्या इसका नुकसान नहीं होगा विधानसभा चुनाव में? ज्योति, मैं कहता हूँ हमें फायदा हो रहा है। इसका उदाहरण देता हूँ। ज्योति जी, चर्चा उसकी होती है जिसकी दुकान में सामान होता है, जिसके पल्ले कुछ होता है। आज पूरे हरियाणा के अंदर सब राजनीतिक ये सारे छोड़ के बाद रेड होता जाता है। लोगों पर होता मेरे साथी, अरे यार सुन ले करो, सुनना का मादा रख ले करो। जब भी बोलते बीच में फंस जाते हो, कभी टांग फंसाते हो, कभी मुंह फंसाते हो। और आपके समय में बोल ले करो, लिख ले करो। मैं बता, चलिए इतना कुछ बोला भी नहीं इन्होंने, जितना नहीं। आप अपनी बात करिए ना, क्या बोला इन्होंने? कुछ नहीं बोला। आप अपनी बात कहिए बजरंग जी। तो वो जी मुझे कुछ नहीं बोला, आप अपनी बात कहिए। तो मैं बोल रहा हूँ अनिल लोकेश प्रवक्ता है, बोले मैं बोल रहा हूँ सीनियर प्रवक्ता है, मेरे साथी है। आप इनकी आज की डिबेट देख लो, जो लगातार 1 महीने की डिबेट देख लो, इनको हुड्डा के सिवाय कुछ नहीं दिखता। हुड्डा ने यह कर दिया,
हुड्डे ने वो कर दिया, कांग्रेस शुरू हो गई, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। अरे जिसकी पार्टी में 2 दाने ना हो, जिसकी 10 की 10 सीटों में जमान जब्त होती हो, आगे 90 की 90 सीटों में जिसने हारना है, एक लिपटा जनता ने लिख दिया। अनिलों का कोई वजूद हरियाणा में नहीं। कहते हैं हम किसान होते हैं, किसानों के अंदर कंडेला के अंदर खुलेआम बिजली बिलों के लिए आपने गोली चलाई। 9 किसान आपके वहां शहीद हो गए। मेहनत जनता भूलती है क्या? आपने पर्चे बांटे। हरियाणा के अंदर ब्राह्मण बाणिया पंजाबी को वोट देने का अधिकार नहीं है। जनता भूलती नहीं। आप चिंता ना कीजिए, आप अपना काम देखिए। आप कांग्रेस के घर में जाकर की कोशिश मत करिए। आपको बार बार हुड्डा क्यों दुश्मन लगता है? क्योंकि आपके खाते में वोट नहीं रही। अगर आपने अच्छा काम किया होता, किसान की बात आप करते हो, किसान की वोट आपको मिल गई, किसान ने आपको मान लिया, नहीं माना। किसानों को पता है ये वो लोग हैं नू कहते थे सरकार आते ही ना मीटर रहेगा ना मीटर रीडर रहेगा। भाई मीटर फाड़ के बिजली के जोड़ में घेर देंगे, बिजली भरने की बिल भरने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कहा था चिंता ना करो, नोट छापने की मशीन हम आपके घर में ला देंगे, गांव में धर देंगे, बैठे बैठे नोट छाप लेना। ये होता है जनता को बरगलाना। जिस प्रकार मोदी ने झूठ बोलकर नू कहा था आज साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 35 रुपए पेट्रोल दूंगा, 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर दूंगा। मोदी की गारंटी क्या गारंटी है? कोई गारंटी कामयाब है? सब फेल है। अरे खटाखट फटाफट वाले कहाँ गए? खटाखट वाले गरग साहब, खटाखट फटाफट वाले कहाँ गए? मैंने पीछे पीछे भाग रही, वो आगे भाग रहे हैं। मेरे भाई वही बोलो, और मेरे भाई सुन ले यार, मेरे भाई नाराज ना हो। खटाखट फटाफट जो हम 8500 देने की बात करते थे, अगर हमारी सरकार आती, पहली कलम से हमने घोषणा की थी इंडिया गठबंधन की सरकार। जहाँ आपकी सरकार है वहाँ तो दे दो, जहाँ आपकी सरकार है वहाँ तो दे दो भाई। 85 रुपए अरे निकम्मी सरकारों, अरे सरकारों जाओ, क्यों नहीं देते? किसका खजाना है? जनता का पैसा है, क्यों कब्जा करे बैठे हो? घोटाला करके घर भरने में लगे हो। पहले तो मलाई खा गए, मलाई खाकर घर भर रहे हो। जब जनता का देने का बात आती हो तो आप कहते हो खटाखट फटाफट। अगर हमारी सरकार आती हम देते। हमने 2005 से लेकर 2014 तक आपकी सरकार है वो दे दो भाई। पंडिता जी से मेरा सवाल गए, बहुत टाइम ले चुके हैं, बहुत टाइम ले चुके हैं, विस्तार से उत्तर दे चुके। रुकिए, घोषणा की हमने पूरी की 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ। ठीक है, अभी रुक जाइए सर, अभी रुक जाइए, रुकिए। 2200 करोड़ रुपए के जो बिजली के, अरे आपकी पार्टी तो गंगोत्री है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री भाई। बिजली के बिल माफ, 72,000 करोड़ रुपए के किसानों के कर्जे माफ। बजरंग जी मुझे आपको म्यूट कराना होगा, मुझे आपको म्यूट कराना होगा। अप्रैल देते महंगे भाव में बिल्डर को बेच देते थे, किसान बूझ गए। बजरंग जी को, रामदास जी को, दोनों को पीसीआर। पंडिता जी, आप लोग कहते हैं लोकसभा में या तो मोदी के पक्ष में वोट हुआ या मोदी के खिलाफ वोट हुआ, मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही था। लेकिन अब भी बीजेपी और कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं मानते हैं कि विधानसभा में भी मुकाबला दोनों ही दलों के बीच होने वाला है। नहीं, उसका कोई ग्राउंड भी तो होना चाहिए ना। अगर एक भाजपा की बात करें तो दोनों के बारे में बता देता हूं मैं। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने आज हरियाणा को लगभग 4 लाख करोड़ के कर्ज में डुबा दिया। 32 शहरों के अंदर रजिस्ट्रियां जो है वो 30,000 गलत रजिस्ट्रियां हुई। शराब घोटाला हुआ जिसके अंदर 15 जिलों के अंदर लगभग 75,250 पेटियां कम पाई गई। और एक जो बाद में अभी हाल ही में पीछे जो लेटेस्ट हुआ जो मूर्थल और सोनीपत के अंदर 7,40,000 जो है वो पेटियां गायब हुई। पेटियों की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद 100 करोड़ का कोऑपरेटिव का जो घोटाला हुआ, ठीक है, आज उसके अंदर कार्रवाई की है सरकार ने। लेकिन अगर ये कहते हैं कि सरकार, कई बार इनका ये जवाब आता है इनके प्रवक्ताओं का
ये घोटाला हुआ और हमने कार्रवाई करी, तो क्या कार्रवाई भी नहीं बनती क्या? अब कैसे दिन आ गए कि कोई घोटाले करेगा उसके ऊपर कार्रवाई करने के ऊपर एहसान जताया जाएगा? हम खुद ही मुद्दा उठाते हैं ज्योति जी, हम मुद्दा उठा देते हैं, उसके बाद विपक्ष कहता है जी घोटाला हुआ के, जांच हम अपनी सरकार में करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सरकार से चले गए और विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, ये कहना होता है इनका, हम जानते हैं। ये सरकार ज्योति जी, घोटालों का रिपीट होना मतलब कोई ना कोई शय, फरीदाबाद के अंदर एक ही निगम के अंदर एक बार 55 करोड़ का घोटाला, फिर 200 करोड़ का घोटाला इत्तेफाक हो गया, गुड़गांव में घोटाला हो गया इत्तेफाक हो गया, निगम में गठबंधन पे एक के बाद एक अलग अलग घोटाले निकल के आ रहे हैं, चुनाव के बीच में घोटाले निकल के आ रहे हैं, उसके बाद धान घोटाला, चना घोटाला, बारदाना घोटाला, 162 करोड़ का पेंशन घोटाला, बीतों तक को पेंशन बांट दी इन्होंने, पेपर लीक, क्वेश्चन रिपीट, उसके बाद पेपर इनके रद्द हो रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर बार बार इनकी चैलेंज हो रही है, ओंधे मुंह खाना पड़ रहा है इनको, सोशल इकोनॉमिक के एक उसमें लटका के रख दिया इन्होंने मार्क्स के अंदर, उसके बाद इनके पानी के सैंपल फेल हो रहे हैं, श्यामला देव में 500 करोड़ का जमीन का घोटाला, राइस मिल में चावल का घोटाला, फसल बीमा में घोटाला, किलोमीटर स्कीम में घोटाला, अंबाला फुटबॉल स्टेडियम में 40 करोड़ का घोटाला, उसके बाद हरियाणा फार्मेसी घोटाला, बिजली वितरण में घोटाला, सरसों घोटाला, कितने घोटाले गिनाएंगे? उसके बाद ये महोदय, अभी मैंने इनको सुना, भाजपा के प्रवक्ता, पता नहीं है क्या हरियाणा की जनता को क्या बताना चाहते हैं। ये बताते हैं कि आरक्षण, अरे आरक्षण क्या आपने कौशल रोजगार के अंदर आरक्षण खत्म नहीं किया? आपने तो मेरिट भी खत्म कर दिया। कौशल रोजगार में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा 27%, ये अभी हुआ है 2 दिन पहले, उससे पहले नहीं था। उसका उत्तर लेंगे ज्योति जी आप मुझसे? जी, उसका उत्तर लेना पसंद करेंगे? आप कह रहे कौशल रोजगार निगम में सरकार ने आरक्षण खत्म किया है, तो मैं अपडेट अब जो ओबीसी को लेकर है वो मैं बता रही हूँ। ओबीसी का 27% आरक्षण HKRM में लागू होगा। ओबीसी की बात कर रही थी ज्योति जी, मैं ओबीसी की ही बात करने का आपको कह रहा हूँ, आप उत्तर लेंगे ताकि इनको और हरियाणा की जनता को पता चल सके। आपने जब सेंटर में 27% है ओबीसी का, आपने अभी तक हरियाणा में क्यों नहीं दिया? आपने अभी तक क्यों उसको लागू नहीं किया था जब सेंटर के अंदर पहले से है? और आप आज बोल रहे हो कि ओबीसी को बेवकूफ किसको बना रहे हो आप? अब ये जो आप 6 से 8 लाख की बात कर रहे हो, सेंटर में पहले 8 लाख है, और अब आप बताइए कि अन्य जातियों के अंदर क्या गरीब नहीं है? क्या उनको 27% में मिलना चाहिए? क्या बिश्नोई को नहीं मिलना चाहिए? क्या उसके अंदर राजपूत को नहीं मिलना चाहिए? जाट को नहीं मिलना चाहिए? उनको क्यों नहीं, आप उनको क्यों अलग करते हो? आप उन्होंने क्या गलत किया? क्या उनके अंदर गरीब बच्चे नहीं है? क्या बात करते हो आप? अजीब बातें करते हो आप यहाँ पर। अब आते कांग्रेस के ऊपर, ये बोल रहे थे हुड्डा जी के बारे में इन्होंने कहा, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता से विनम्र निवेदन है कि आप मुझे ये बताइए कि इतने डिबेट के अंदर 2 महीने तक कौन से ऐसे महानुभाव थे जिन्होंने बार बार मीडिया में स्टेटमेंट दी कि हम 10 की 10 सीट जीतने में सक्षम हैं। अगर आप सक्षम नहीं थे तो पहले क्यों नहीं बताया? आप 5 सीटों की हार की गारंटी क्यों नहीं लेते? आपने 5 सीटें कांग्रेस भाजपा को क्यों दान में दे दी? अरे ये तो कैप्टन अभिमन्यु भी कह रहे हैं कि 3 सीटें गिफ्ट करी हैं, उनका बयान ले लीजिए। उसके बाद अभी आप बात कर रहे थे कि किसी के पल्ले क्या है। 2005 में आपके पल्ले क्या था? मैं आपको बताऊं किसके पल्ले था? चौधरी भजन लाल जी के। मैं बताऊं किसके पल्ले था? जो विकास पार्टी का पूरा विलय हुआ, चौधरी सुरेंद्र सिंह, ओपी जिंदल जी और राम जी, किसके पल्ले था? किसके पल्ले? एक मिनट बीच में नहीं, आपने हुड्डा जी का नाम लिया, 1 मिनट। चौकी हुड्डा जी ने बार बार ये कहा कि हम जीतेंगे 10 की 10 सीट। आपने किसानों का नाम लिया, आपने कंडेला का नाम लिया। टेकराम कंडेला जी ने किसकी सपोर्ट करी? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की। चढ़ूनी जी ने किसकी सपोर्ट करी? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। आपने ये कहा नहीं, ये किसान सारे, ये ना तो टेकराम जी है ना चढ़ूनी जी है। दिल्ली से एक नया किसान, दिल्ली से एक चेहरा निकला है, सुशील गुप्ता। किसानों को बताया गया नहीं, ये आपका किसान का नेता है, इसने आपकी लड़ाई लड़ी है, ये है किसान का असली चेहरा। किसकी बातें करते हो आप? किसानों को कमजोर कर रहे हो। एक मिनट बीच में नहीं बोलेंगे, आपके बीच में नहीं बोला। आपको आधा मिनट मिल जाएगा, आपको टाइम में दूंगी, काउंटर आपको करना है, अभी सुन लीजिए। बीच में मैंने आपको विनम्र निवेदन किया, बड़े भाइयों सुनो, आप कभी ये क्यों नहीं बताते कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अगर बिल माफ करने का फायदा किया तो उन्होंने 75% और 75 से 85% बिल माफ किए, उसका आप कभी नहीं बताते। 15% के लिए वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खड़ा हुआ साजिश थी जो कंडेला में हुआ, वो सारा संयोजित रूप से पूरा प्री प्लान भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा किया गया था, किस तरीके से ऐसे किया जाए, उसकी आप बात करते हो। ठीक है, अभी आप बात करते पेंशन पे आ जाइए। आप पेंशन का मुद्दा, आप ये बताएंगे कि ओपीएस हरियाणा में किसने लागू की थी? कांग्रेस के प्रवक्ता। आप ये बताएंगे कि एसवाल का मुद्दा 10 साल तक प्रेजेंट
ओपीएस लागू कांग्रेस ने करी थी हरियाणा के अंदर। नहीं, एनपीएस लागू की थी, ओपीएस को खत्म किया गया था, आप जानते हैं। हाँ, ओपीएस का मुद्दा खत्म किया था एनपीएस। ठीक है, आप एसवाइएल का मुद्दा 2 साल तक कौन के अंदर प्रेसिडेंशियल डिफरेंस पे किसने भेजा? उसके बाद आप ये बताइए जीएसटी ड्राफ्ट करने वाला कौन था? स्वामीनाथन आयोग का जो चेयरमैन था वो किसको बनाया गया था? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वामीनाथन आयोग के सिफारिशें लागू करने के लिए 10 साल तक बैठे रहे? अगर वो लागू कर देते स्वामीनाथन C2+50 तो क्या 750 किसानों की शहादत होती? उसके बाद आपको बड़ी अच्छी लगती है कांग्रेस। आप ये बताइए, आपने मिर्चपुर में दलितों के परिवार के परिवार उजाड़ दिए, आप उसकी बात नहीं करते। आप जाट आरक्षण के अंदर आपने क्या किया? आप टेस्ट टीचर वाला मुद्दा लड़का के चले गए, सुशील चौहान के ऊपर आपने सुशील चौहान के ऊपर गोली किसने चलाई? सुनिए, मैयर में आपने क्या किया? उसके बाद रोहतक में हीरो होंडा कांड किसने कराया? पंडित जी ठीक है, काफी विस्तार से आपकी बात करिए। 84 के दंगों में सिखों को किसने जलाया? चलिए, आपने 84 मिर्चपुर आपने क्या क्या बात नहीं करनी, ठीक है। आपको कांग्रेस बहुत अच्छी लगती है, क्या गुणगान करना चाहते हो कांग्रेस का? चलिए बजरंग जी, कहिए आपको क्या कहना है। बजरंग दास जी आप बोलिए, आपके बाद फिर जेजेपी का रुख कर रहे हैं, बोलिए आप। जो ज्योति जी इतने लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने कांग्रेस पे दिया, मैंने कहा पानी पीकर सिर्फ कांग्रेस को खोसने काम करते हैं। ये जो आतंक ये नहीं बताएंगे दांत की साई की परंपरा हरियाणा में किसने लागू की? अनेलों ने लागू की। मतलब लवट्टी पर के शोरूम बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ सड़कों पर 7-7 फुट की खाइया खोदकर पैसे ऐंठने का काम किसने किया? पर्दे खुलवाते हो आप एक काम गिना दो, आपका हमने काम किया। मैंने कहूँगा आपने हरियाणा के अंदर पीएनयू की सरकार है आपकी, क्या बात करते हो? आज तक एजेएल का बता दो कितने केसों के अंदर आज जमानत के वकील नहीं बताते। सत्ता में बीजेपी है, बीजेपी को लेकर किसी को कुछ बोलना नहीं, आपस में लड़ रहे हैं आप लोग, ये भी ठीक है। सुन लिए। चलिए अजय जी, मैं आखिरी कमेंट्स के लिए रुक कर रही हूँ। ने देखा है, व्यापारी ने देखा है, उद्योगपति ने देखा है, किसानों ने देखा है, वो लूट का सूट का राज है। वो आने वाला नहीं, अंधेरे में बैठे रहना। एक तो 1.7% वोट आई है, आगे 1% भटकोगे। एक विधायक में 3 और 5 और 7 आपके भी कभी 3 और 5 से 0+ मत भूलिए, 0 सर्वे 0 0 पे रहनी है। आप पानी पी कांग्रेस को खोद लो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के। चलिए मैं फटाफट आखिरी कमेंट कर रही हूँ, अभी आप चलिए विंडो चेंज कीजिए पीछे। भारतीय जनता पार्टी अजय जी, लोकसभा चुनाव में खूब गुस्सा लोगों का आप लोगों ने देखा के, ठीक है बजरंग जी, अभी सुन भी लीजिए। काफी गुस्से का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा कि वोट ना देकर भी लोगों ने एक विरोध नाराजगी जताई है, तो इसे कैसे पार पा पाएंगे विधानसभा में? ज्योति जी, 4.5 साल सत्ता में हम सहयोगी रहे और मैं तो आपके टीवी पर बैठ करके हरियाणा प्रदेश के जन आवाम के सामने एक बात कहता हूँ कि 4.5 साल में हमने शायद कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश की जन आवाम की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए, उसका नुकसान हमें उठाना पड़ा और उसी का गुस्सा आपके चुनाव में देखने को आपको भी मिला। लेकिन जहां तक विधानसभा चुनाव की बात करूं, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों ही डिफरेंट मुद्दों पर लड़े जाते हैं। क्षेत्रीय मुद्दों पे इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन होता है जिसमें क्षेत्रीय पार्टियों का। तो हरियाणा की सरकार में रहकर ही तो उम्मीदों पर नहीं खरे उतरे ना आपके मुताबिक ही, जो कि दुष्यंत की ओर से भी ट्वीट किया गया था लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद। तो जब सरकार में रहकर, राज्य की सरकार में रहकर उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे तो विधानसभा चुनाव अलग कैसे हो जाएगा? सरकार में केंद्र में तो थे ही नहीं, हरियाणा में ही थे ना। हम कंडक्टर सीट पर बैठे हुए थे, ड्राइविंग सीट पर होते तो हम हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं पर बिल्कुल खरा उतरते और अंतिम कोशिश रहेगी कि हरियाणा प्रदेश की जो सत्ता है वो दुष्यंत चौटाला के हाथ में हो और हरियाणा के लोगों के जल कल्याण का भला किया जा सके। और ये तो तीसरी बार सरकार वाले बीजेपी के लोग बैठे हुए आपके चैनल पर आते, किसके चैनल पर जाते हैं कि तीसरी बार सरकार। अब लोगों ने इनको पहचान लिया, ये 400 पार 75 पार वाले हैं और ये चुनाव के समय इस तरह के प्रोपगंडे फैला करके और झूठे एग्जिट पोल दिखवा करके और वोटों को डाइल्यूट करते, अब की बार ऐसा होने वाला नहीं। इसका नुकसान भारतीय जनता
को होगा। और आपने बता ही दिया, कांग्रेस पार्टी तो पिता पुत्र की पार्टी है। जो कि आपको ध्यान में होगा 1997 से 2005 के बीच में डीडी नेशनल पर एक धारावाहिक चलता था शक्तिमान, और 450 एपिसोड देखने के बाद लोगों को पता चला कि गंगाधर ही शक्तिमान है, क्योंकि मुकेश खन्ना उसमें डबल रोल में थे, शक्तिमान और गंगाधर के रूप में। तो ये तो जेजेपी पर भी लागू हो सकता है ना, गंगाधर ही शक्तिमान है। आप लोगों ने तो पिछली बार बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा था, साथ में मिलकर सरकार चलाई थी, तो क्या गारंटी इस बार नहीं होगा ऐसा, अगर बीजेपी को जरूरत पड़ी? बीजेपी को जरूरत पड़ी तो हम बीजेपी के साथ क्यों जाएंगे? 2019 में तो गए थे ना, तब क्यों गए थे? ज्योति जी पिछली बार हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र हुड्डा ने लोगों को गुमराह करने के लिए बार बार कहा कि सिर्फ जेजेपी के जोर से सरकार बनी है, बीजेपी के लेकर के आए थे। तो ठीक है ना, फिर आप लोगों के बिना भी सरकार चल रही है, तो राज्य के भले के लिए तो फिर ये कोई सहयोग था नहीं, ये गठबंधन था नहीं, आप लोगों ने तो खुद सत्ता में रहने के लिए समझौता किया था ना, फिर तो क्लियर हो रहा है। चलिए ठीक है, मैं लास्ट कमेंट आम आदमी पार्टी से नरेश जी बोले। जी ज्योति जी, पहली बात तो अभी बीजेपी प्रवक्ता ने बोला कि हम 5 लाख का फ्री इलाज दे रहे हैं आयुष्मान के तहत। आयुष्मान के तहत आपने देखा कि अभी जो मेडिकल एसोसिएशन है हरियाणा की, जितनी प्राइवेट एसोसिएशन है, उन्होंने बोल दिया कि हम 1 तारीख से इनके जो 5 लाख का जो स्कीम थी वो हम एक्सेप्ट भी करेंगे, क्योंकि ये पेमेंट नहीं कर पा रहे। इतना कर्जा लेने के बाद हरियाणा सरकार भी जो हरियाणा के ऊपर इतना कर्जा कर दिया, उसके बाद भी ये जो मुफ्त का इलाज कहते थे, लेकिन उसकी पेमेंट आज तक नहीं कर पाए, क्योंकि इसके अंदर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही। दूसरा ये कह रहे थे कि 8 से 6 लाख वाली, तो 6 से 8 लाख और 8 से 6 लाख तो आप ही करते, आपको पता नहीं है कि सेंटर के अंदर। और कल एक बहुत बड़ी इन्होंने देखा कि इनकी सीएम की मीडिया एडवाइजर की कितनी बड़ी गलती रही कि पूरे न्यूज प्रिंट मीडिया के अंदर भी और टीवी मीडिया के अंदर भी इन्होंने ये फैलाया कि हम जो 15% से लेकर 27% करने वाले हैं। कि सबसे बड़ी कमी है आपके एक एडवाइजर, मीडिया एडवाइजर के अंदर ये नहीं पता कि क्या चीज खबर कहाँ चलानी चाहिए। आपने चलाई प्रिंट मीडिया के अंदर, प्रिंट हुआ बकायदा, और एक और मैं अभी ये जो बकायदा बड़े बड़े एक और ये देखते कि आज का न्यूज पेपर लेके मैं दिखा रहा हूँ कि लोकसभा के अंदर जो ये बड़े बड़े दावे करते थे, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि अभी तक ये योजनाएं पूरी नहीं कर पा रहे। योजनाएं पूरी करने के लिए इनको 10-10 साल लग जाते हैं। पहले भी कई मुद्दे रहे कि मेट्रो के लिए मैं कई बार घेरता रहा है, मेट्रो आज तक लेके नहीं आ पाए हैं। उसके लिए गुड़गांव से जो फरीदाबाद से गुड़गांव करनी थी वो नहीं है। पलवल में अनाउंस कर दिया, अभी सोनीपत में अनाउंस कर दिया, ऐसे ही अनाउंस करते जा रहे हैं। योजनाओं का कोई है ही पटल के ऊपर, योजनाएं कोई काम नहीं कर रही है। तो और ये अभी कह रहे थे हमारे रामराज जी, आप बोले लास्ट कमेंट के लिए। ऐसा है, ये झूठ बोलने में माहिर हैं। ये वहां पे दिल्ली में भी बड़ी झूठ बोलते हैं। वह कहते हैं कि पंजाब में जाके कहते हैं कि भाई हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, इनके केजरीवाल जी, और दिल्ली में जाके कहते हैं हरियाणा हमारे को पानी नहीं देता। ये झूठ बोलने में, नौटंकी करने में माहिर हैं। और उधर से मौलवियों को ये तनख्वाह दे रहे हैं, पुजारियों ने और इन्होंने ग्रंथियों ने क्या कसूर किया है? ऐसा है ज्योति जी, देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है और जनता का आशीर्वाद से बन रही है। हमारे मुख्यमंत्री नारायण सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। ये तो बेकार में लड़ाई कर रहे हैं। चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने की। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जो बैठक, मंथन, मंत्रणाएं हो रही है, उसे लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।